अक्सर लोग जिनको पेट या मैदे की तकलीफ़ होती है, उनकी एक और बड़ी परेशानी होती है कि उनका पेट अक्सर फूला रहता है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस का मसला होता है, और साथ ही साथ उनके लिए चलना फिरना लेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो ऐसी कंडीशन आती है कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल माइंड एंड बॉडी बर्मिंघम से वेलकम करता हूं, और आज हम देखेंगे कि अगर किसी का पेट हमेशा फूला रहता है तो उसके पीछे गैस के अलावा और कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। तो ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका पेट अक्सर फूला रहता है, और अगर उनको गैस के अलावा कोई और बीमारी है तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आप अपना कोई भी इलाज, कोई भी मेडिसिन चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। याद रखें कि बुनियादी तौर पर हमारे पेट में ब्लोटिंग या गैस होने की दो वजूहात होती हैं। एक वजह तो ये है कि आपके मैदे या इंटेस्टाइन या अंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जिसमें अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है, जब उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो उस वजह से आपके पेट में परेशानी या गैस बनना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ कभी कभी जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान अगर हम गैस जो है या हवा जो है अपने पेट के अंदर इनहेल कर लें, शामिल कर लें, तो उससे भी आपका पेट फूल सकता है। और जब आपका पेट फूलता है तो होता है कि आपको लगता है कि आपका पेट जो है ना बहुत ज़्यादा फूल गया है, उसमें टाइटनेस या फुलनेस हो गई है, और आपको ये भी फील होता है कि पेट के अंदर कोई गैस है जो रिलीज़ नहीं हो रही है, फंसी हुई है। तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह की सेंसेशन अक्सर ऐसे लोग प्रेजेंट करते हैं। आप ये याद रखें कि एक जो हेल्थी इंसान होता है वो दिन में तकरीबन 20 टाइम्स 20 मरतबा गैस जो है वो पास करता है। तो 20 मरतबा एवरेज में, कुछ लोगों की कम या ज़्यादा भी हो सकती है, अगर आपकी गैस पास हो रही है तो एक अच्छी बात है और ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कभी कभी ये गैस इतनी ट्रबल देती है कि आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, अनप्लेजेंट होता है, और अगर आप आवाम में हो, लोगों में बैठे हो, तो ये एक एम्बैरेसिंग किस्म की कंडीशन बन जाती है, और लोग इसी वजह से पेट का इलाज, फूलने का इलाज या ब्लोटिंग का इलाज करना चाहते हैं ताकि गैस कम से कम बने और उनको इस तरह की शर्मिंदगी न देखनी पड़े। अब ये भी याद रखें कि जो गैस बनती है हमारे पेट के अंदर, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक अच्छा प्रोसेस। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, हमारे मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गैस जूसेस या एसिड्स या एंजाइम्स वगैरह आते हैं जो हमारे खाने को नरम करते हैं, हज़म करने के काबिल बनाते हैं। अगर ये खाना आपके मैदे में या आंतों में ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी उसमें से गैसें बनना शुरू हो जाती हैं, और वही गैस जो है ना आपको बर्पिंग या बेल्चिंग या डिकार की सूरत में निकलती है, या फिर बैक पैसेज से फ्लैचुलेंस की सूरत में निकलती है। कभी कभी ये गैस नहीं निकल पाती, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, और वही गैस आपके पेट में फूलने की एक वजह होती है। और अब इस गैस के बनने के पीछे देखा जाए तो दो मेन वजूहात होती हैं। एक होती है कि आपने किस तरह का खाना खाया, और दूसरा ये भी देखना पड़ता है कि आपका ज़िंदगी का लाइफस्टाइल कैसा है, या आप किस तरह से, किस अंदाज से खाना खाते हैं। अब ऐसी चीज़ें जिससे खाना खाने के बाद आपको गैस बनती है, उसमें ज़्यादातर बीन्स शामिल होते हैं, पल्सेस यानी दालें हैं, गोभी हो गई है, प्याज है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा मीठा जो खाया जाता है, चीनी वगैरह खाई जाती है, इनके साथ देखा गया कि लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप कोशिश करें कि कम से कम करें। कुछ लोगों में एक आदत होती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, ओवर ईटिंग की। कुछ लोग खाना खाते वक्त बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस दौरान उनकी जो हवा है मुंह के ज़रिए पेट में चली जाती है। कुछ लोग खाना खाते वक्त जल्दी करते हैं, आराम से सुकून से नहीं खाते, जल्दी जल्दी खाते हैं और खाने को प्रॉपर च्यू नहीं करते। तो जब आप खाना प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, चबाएंगे नहीं, तो वो जो साबित खाना है वो आपके मैदे में ज़्यादा देर रहेगा, मुश्किल से उसकी डाइजेशन होगी, और जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, गैसेस बनने का प्रोसेस, वो ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप आराम से सुकून से खाना खाएँ, प्रॉपर जमाएँ, नरम करके खाएँ, तो ये गैस बनने का मसला किसी हद तक बेहतर हो सकता है। कुछ बीमारियां जिसमें कुछ इन्फेक्शन, खासकर यीस्ट इन्फेक्शन जिसको कैंडिडा इन्फेक्शन भी कहते हैं, मैदे वगैरह में होता है, मुंह के अंदर हो सकता है। तो अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो गैस बनेगी। अगर आप में किसी किस्म की एलर्जी है, खासकर अगर आपको फूड इंटॉलरेंस है, लैक्टोज यानी मिल्क से है, या वीट या ग्लूटेन से, जिससे सीलियक डिजीज़ वगैरह बनती है, तो इस तरह की इंटॉलरेंसेज या सेंसिटिविटी के साथ भी गैस बनने का मसला ज़्यादा रहता है। अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, या इवन अगर आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो ये भी कुछ वजूहात होती हैं पेट के अंदर गैस बनने की। अगर शराब नोशी ज़्यादा की जाए, खासकर बियर और रेड वाइन जो लोग ज़्यादा पीते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है। अब हम आते हैं इनके सोल्यूशंस की तरफ कि अगर आपके पेट के अंदर गैस है तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ज़रूर खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वॉक ज़रूर करनी चाहिए। चाहे आप 10-15 मिनट वॉक करें, लेकिन वॉक करने से ये होगा कि खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होगा, और अगर कोई ट्रैप्ड गैस है तो वो भी निकल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप किसी वजह से स्ट्रेस हैं, टेंशन में है, तो खाना खाने से पहले स्ट्रेस को रिलैक्स करने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी टेंशन कम हो और आपका खाना प्रॉपर तरीके से हजम हो सके।
इसके अलावा अगर आपका मसला ये है कि अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आपकी गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। अब बदबू का मतलब सिर्फ फ्लैचुलेंस नहीं होता, रीह नहीं होता, बल्कि बाज़ वक़्त आपके मुंह से भी बदबू आ रही होती है, उसको बैड ब्रेथ कहते हैं और लोग भी आपके पास बैठना पसंद नहीं करते। तो अगर आपको इस तरह की कैफियत है कि गैस बन रही है और साथ ही साथ में बहुत बुरी किस्म की स्मेल है, तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें कम करें जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर मीट का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा आप एग्स जो अंडे होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खासकर चीज़, पनीर हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, फ्राइड फूड हो गए, स्पाइसी फूड, तो इन चीज़ों के खाने से भी आपकी गैसें भी बनती हैं और साथ में स्मेल भी ज़्यादा होती है। दूसरा ये कोशिश करें कि बजाय एक बड़ा मील खाने के आप मील को छोटा छोटा करके दिन में छोटे स्प्लिट्स करके छोटे पोर्शन इस्तेमाल करें। हम लोगों में एक और बहुत बुरी आदत होती है कि अक्सर लोग खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी भी वो पीते हैं ठंडा, और अगर पानी ना पिए तो कुछ लोग इवन कार्बोनेटेड चिली ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी, कोक, 7 अप, और वो इंतहाई नुकसानदेह होता है आपके लिए। होता ये कि जब आप कोई पानी पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं, तो मैदे के अंदर जो आपके एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जब वो डाइल्यूट होंगे तो जो आप खाना खाते हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, उनको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो वो खाना आपके पेट में चलेगा, सड़ेगा और उससे बहुत सारी गैसेस बनना शुरू हो जाएंगी। इसकी मिसाल आप बिल्कुल एक गटर की तरह ले सकते हैं कि गटर में अगर कुछ दिनों के लिए कुछ चीज़ पड़ी रहे, तो अगर आप ढक्कन हटाएंगे तो उसमें से एकदम स्मेल आएगी, गैस निकलेगी, और वही तरीके का सिस्टम आपके पेट में भी होता है कि गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें अगर आपने पानी पीना भी है तो आप खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटे के बाद आप पानी पिया करें। अब हम कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। अगर आप गुड़, जिसको कहते हैं जैगरी, और साथ सौंफ, फेनल जिसको कहा जाता है, इसको मिक्स करके एक गर्म पानी के गिलास में रात को सोने से पहले खा लें या पी लें, तो इसके साथ आपका कब्ज़ भी कम होगा और गैस बनने की जो टेंडेंसी है वो भी कम होगी। तो गुड़ और फेनल यानी सौंफ का इस्तेमाल गर्म पानी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक चाय आती है जिसका नाम है कैमोमाइल टी, और इस चाय को हम एक ऑल राउंड हीलिंग हर्ब कहते हैं। इसका इस्तेमाल करने से आपके मैदे के मसाइल, जिसमें आपको अगर मरोड़ पड़ते हैं, अगर आपके मैदे में कोई इन्फ्लेमेशन है, वो भी ठीक होगी। और साथ ही साथ इस चाय को जो है ना नरवाइन कहा जाता है। नरवाइन का मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए बेहतरीन है, ये आपके माइंड को काम करती है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो पेट की बीमारियाँ होती हैं जिसमें IBS है, IBD है, उसका ताल्लुक आपके स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा लिंक किया जाता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं उनको पेट की बीमारियां काफ़ी रहती हैं। अगर आप अपनी डाइट में कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा और आपके मैदे की कैफियत भी उससे बेहतर हो सकती है। एक और चाय जिसको हम सब जानते हैं ग्रीन टी, वो आप ज़रूर पिए, लेकिन ग्रीन टी में अगर आप सब्ज़ इलायची जिसको कार्डामन कहा जाता है, और एक और जिसको एनी सीड या स्टार सीड कहते हैं, अगर वो मिक्स करके पिएंगे तो इस तरह का कहवा आपकी गैस की फॉर्मेशन को बहुत कम करेगा। एक और जो हमारी किचन हर्ब है या प्लांट है या स्पाइस है, उसको हम कहते हैं सिनेमन या दालचीनी, और ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी गैसेस के लिए। तो आपने ये करना है कि किसी कप में आप गर्म दूध लें और उसमें ½ टी स्पून जो है सिनेमन का मिक्स करके आप रोज़ाना की बेसिस पर 1 या 2 कप पी सकते हैं। तो सिंपली आप दूध गर्म करें, थोड़ी सी उसमें सिनेमन डालें और रोज़ाना 1 कप कम से कम रोज़ाना पिए, तो आपकी गैस भी कम होगी। और आप जानते हैं कि सिनेमन का इस्तेमाल आपकी शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके जिस्म के मुख्तलिफ इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो आपकी गैस भी कम होगी और बाकी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हमारे होते हैं उसमें सिनेमन आपको काफ़ी हेल्प दे सकती है। अगर आप घर में अपना कोई एंटासिड ऐसी गोली बनाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक बिल्कुल गेविस्कान की तरह हो या रेनी गोली की तरह हो, तो आप सिंपल ये करें कि जो हमारा होता है बेकिंग सोडा, पकाने वाला सोडा, उसके अंदर थोड़े से लेमन को आप स्क्वीज करें और पानी में डाल के पिएं, तो ये बिल्कुल आपको घर में एक होममेड एंटासिड मिल जाएगा और आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है फ़ौरन उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अब मैं आपके साथ नाज़रीन बात करूंगा होम्योपैथिक रेमेडीज़ की। जो लोग होम्योपैथी के बारे में जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि होम्योपैथी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक बीमारी के पीछे कॉज क्या है और उस कॉज की वजह से आपके अंदर किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और उस बुनियाद पर मेडिसिन चेंज हो जाती हैं। यानी अगर 5 लोग हैं और उन सबको ब्लोटिंग का मसला है, गैस का मसला है, तो उन 5 की दवाई हो सकता है मुख्तलिफ हो, क्योंकि हर बंदे के सिम्टम्स मुख्तलिफ होंगे, हर बंदे की कॉज मुख्तलिफ होगी। तो अगर आप किसी क्वालिफाइड समझदार होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें और उसको अपनी प्रॉपर हिस्ट्री बताएं तो तब आपके लिए एक अच्छी दवाई मिलेगी। अक्सर लोग कंप्लेन ये करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सही काम नहीं करती। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, टिकटॉक वीडियो यूट्यूब पे देखकर जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने ऊपर ट्राई करते हैं तो रिजल्ट उनको नहीं मिलता। सेकंड, वो उसका तरीका गलत इस्तेमाल करते हैं, सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते, डोज नहीं लेते तो रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करवाएं और सही मेडिसिन लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके साथ मैं कुछ टॉप मेडिसिन शेयर करूंगा जो कि गैस और ब्लोटिंग में वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं।
तो अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला है, यानी आपको सांस फूलता है, आपको गैस बनती है और ब्लोटिंग भी होती है, तो ऐसी कंडीशन में साथ आपको बेल्चिंग या डकारों का मसला भी है, तो कार्बोवेच एक मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एक और मेडिसिन इसका नाम है एबिस कैनेडेंसिस। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द वाले ब्लोटिंग हो, यानी आपके पेट में शदीद दर्द भी हो और साथ ही साथ आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए, पैल्पिटेशन हो, तब आप जो मेडिसिन लेंगे वो होगी एबिस कैनेडेंसिस। अगली मेडिसिन है रेफनेस, और ये उन लोगों के लिए जिनको ये शिकायत रहती है कि गैस बनती है लेकिन गैस उनके पेट में ट्रैप करती है, कभी इधर ट्रैवल करेगी कभी ऊपर, और उनको मुख्तलिफ किस्म की परेशानी होती है। अक्सर उनके जब दिल के पास गैस पहुंचती है तो उनको ये शक होने लगता है कि शायद उनको दिल का मसला है या हार्ट अटैक हो गया। हालांकि नॉर्मली खाना खाने के बाद अगर इस तरह की कंडीशन में तो ज़्यादा वो गैस के मसले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो दवाई आपको मदद करेगी उसका नाम है रेफनेस। तो रेफनेस उन लोगों के लिए जिनकी गैस रिलीज नहीं होती, फंसी रहती है जिस्म के अंदर। चाइना उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर लगता है कि उनका पेट फुल हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइट है और पेट के अंदर हैवीनेस होना शुरू हो गई है। ग्रेफाइटिस उन लोगों की गैस का मसला हल करती है जिनको बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का मसला हो। और सबसे आखिर में लाइकोपोडियम, जो कि एक टॉप रेमेडी है आपके मैदे के लिए, आपके लिवर के लिए, गॉल ब्लैडर वगैरह के लिए, जब आपको गैस के साथ साथ ब्लोटिंग भी हो और साथ साथ आपको खाना खाने के बाद जब आप स्टार्ची फूड खाते हैं या रिच ऑयली फूड खाते हो प्रॉब्लम हो, तब आप जो दवाई लेंगे उसका नाम है लाइकोपोडियम। और नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप ज़रूर मशवरा करने के बाद लें, और ये आप नॉर्मली 30 या 200 से शुरू करें और गोलियों की सूरत में लें। यानी जो दवाई भी आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने केमिस्ट, लोकल जो फार्मासिस्ट होते हैं उसके पास जाएं और उनसे कहें इस दवाई की आपकी गोलियां बना दें। गोलियां बनाकर आपके ऊपर आप लेबल लगा दें और ये गोलियां आप दिन में 3-4 दफ़ा चूस सकते हैं। 1-2 महीने आप इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे कि आपने अगर सही दवाई ली है, सही सिम्टम्स के मुताबिक, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आप जो रूटीन की सारी उम्र की गोलियां ले रहे हैं उनसे भी आपकी जान छूटेगी। लेकिन बेहतर है कि आप किसी लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपकी हिस्ट्री के मुताबिक आपको हेल्प कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। अगर आपको कोई मजीद हेल्प चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट जो कि www.mindbodyheal.co.uk उस पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ दोबारा किसी और टॉपिक पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगर आपने कोई मुझसे सवाल करना है, कोई कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो आप मेरे दिए नंबर पर जो कि स्क्रीन पर आ रहा है आप रब्ता कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी किसी भी बीमारी में आपकी कोई हेल्प कर सकूँ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।